नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं केरला हाई कोर्ट के एक महत्वपूर्ण डिसीजन की। हम सब जान ही रहे हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अक्सर चर्चा होती है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कोई सरकारी ऑथेंटिकेटेड बोर्ड नहीं है। वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सोसाइटी की तरह हो सकता है रजिस्टर्ड हो सकता है ट्रस्ट की तरह रजिस्टर्ड हो, जिसने मुस्लिम समाज की बात अपने स्तर से अपने तरीके से रखने का जिम्मा ले रखा है कि हम सब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हैं, हम देश में मुसलमानों की बात रखेंगे, ऐसा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है। हालांकि अक्सर कन्फ्यूज़न ये हो जाता है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मतलब है ऑथेंटिकेटेड बॉडी। नहीं, ऑथेंटिकेटेड बॉडी नहीं। मैं ये मानता हूँ कि वक्फ बोर्ड या मुस्लिम वक्फ काउंसिल ये सब ऑथेंटिकेटेड बॉडी हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड कोई ऐसा ऑथेंटिकेटेड बॉडी नहीं है। लेकिन यहाँ पर वक्फ बोर्ड की ही बात ऑनरेबल कोर्ट में रखी गई। लेकिन कोर्ट लगातार, हम सब जान ही रहे हैं कि हमारे कोर्ट भी बहुत सारे कन्फ्यूज़न में हैं, बहुत सारे डिसीजंस ऐसे देते रहते हैं। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने लगातार कहा है कि माइनर लड़की के साथ मुसलमान का विवाह करना किसी भी तरह से गैर कानूनी नहीं है। अब मुस्लिम लड़की के साथ माइनर के साथ विवाह कर लेना, तो विवाह का मतलब ही सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है। विवाह का मतलब है देयर इज अथॉरिटी टू डू द सेक्सुअल इंटरकोर्स विद ए वाइफ। अब यहाँ पर दो कन्फ्यूजनों में से हमको सॉल्व करना पड़ेगा कि आखिर ये दो कन्फ्यूजन क्या है। पहला कन्फ्यूजन ये है कि मुसलमान लड़की प्यूबर्टी अगर वो हासिल कर लेती है, जैसा प्रोफेट मोहम्मद के टाइम पर था, और ये कहा गया था कि प्यूबर्टी का मतलब जब उसको रजसुला हो जाती है तो वो शादी के लिए कॉम्पिटेंट होती है। ये ऊपर अल्लाह ने उसको जिस समय रजसुला शुरू किया, जिसको मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, इन शॉर्ट एमसी कहते हैं, जब उसकी शुरू हो गई है तो अल्लाह ने उसको कॉम्पिटेंट कर दिया है, तो हम आप रोकने वाले कौन है? ऐसा एक समय पर चलन था। लेकिन वैज्ञानिक रिसर्चें जैसे जैसे हुई वैसे वैसे ये पता लगा कि नहीं, लड़की जो है वो सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए अभी तैयार नहीं होती है, बॉडी उसकी तैयार नहीं होती है। इसके परिणाम दुष्परिणाम होते हैं। बहुत सारी भ्रूण हत्याओं का ये कारण भ्रूण हत्याओं का कारण बनता है, और बहुत सारी माइनर लड़कियों की मृत्यु का ये कारण बनता है। साइंस की रिसर्च के साथ साथ मामला आगे बढ़ा। लेकिन मुसलमानों में जिसके रजस्वला नहीं होती, उसके विषय में उस समय से ये चलन में है कि अगर वो 15 वर्ष की आयु धारण कर लेती है तो ये मान लिया जाएगा कि वो जवान हो गई है और उसका निकाह हो सकता है। और निकाह का मतलब ही सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, मतलब अथॉरिटी टू द सेक्सुअल इंटरकोर्स। अब हमारे यहाँ कानून, भारत में शरिया लागू हो गया 1937 में, और शरिया लागू होने के बाद हिंदू लॉ भी बना दिया गया, और हिंदू लॉ जब बना दिया गया तो इसका मतलब हो गया शरिया अब कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर लगातार कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय ये प्रयास करते रहे कि किसी तरह से हिंदुस्तान में केवल विधि का शासन होगा, किसी पर्सनल लॉ का शासन नहीं होगा, किसी पार्टिकुलर विधि का, किसी पार्टिकुलर कम्युनिटी का, किसी पार्टिकुलर रिलीजन का शासन नहीं होगा। भारत में कानून का शासन होगा। अब भारत में कानून का शासन होगा, किसी रिलीजन का शासन नहीं होगा। इसका मतलब ये हो गया कि पर्सनल लॉ और हिंदू लॉ दोनों खत्म होंगे, और भारत में इंडियन मैरिज एक्ट, इंडियन सक्सेशन एक्ट, इंडियन माइनॉरिटी एक्ट, ये सब लागू हो जाएंगे, जैसा कि 1937 से पहले था। अब 1937 से पहले भारत में इंडियन मैरिज एक्ट चला करता था। इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 में बने थे, ये चला करते थे। शरीयत लागू होने के बाद ये हो गया कि जो रिलीजन को नहीं मानता उस पर तो इंडियन मैरिज एक्ट लागू होगा, लेकिन जो रिलीजन को मानता है उस पर शरीयत लागू होगी। हिंदुओं के लिए इंडियन मैरिज एक्ट लागू था, और 1955-56 में नेहरू जी ने हिंदू मैरिज एक्ट लागू कर दिया। जब ये करना यह था कि हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट न बनाकर शरीयत को भी खत्म करना था, और इंडियन मैरिज एक्ट, इंडियन सक्सेशन एक्ट यहाँ पर लागू होना था, लेकिन नहीं हो पाया। और नेहरू की इस जिद की वजह से कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 44 डालना पड़ा कि जब समृद्धशाली भारत होगा और भारत में मेच्योर लोग होंगे तो फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा। यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो 1937 से पहले लागू था, 1937 के बाद उसका धीरे धीरे क्षरण होना शुरू हुआ। अंग्रेजों की ऐसी पॉलिसी थी, हिंदू मुसलमानों को एक नहीं होने देना। भारत में एक कानून लागू नहीं होगा। भारत में मुसलमानों के लिए अलग, हिंदुओं के अलग, सिखों के लिए अलग, पारसियों के लिए अलग, और ईसाइयों के लिए अलग, यहूदियों के लिए अलग अलग कानून होंगे। हालांकि मुस्लिम लॉ, हालांकि हिंदू लॉ में ये भी कह दिया गया उस समय कि नहीं साहब, ये सब बातें
ठीक है, लेकिन जो ईसाई नहीं है, जो मुसलमान नहीं है, जो यहूदी नहीं है, जो पारसी नहीं है, वो हिंदू है, यानी कि सिखों पर भी हिंदू लॉ लागू होता है। लेकिन समय-समय पर माइनॉरिटी का स्टेटस बुद्धिज़्म को दे दिया गया, सिखिज़्म को दे दिया गया। बुद्ध और सिखों को माइनॉरिटी स्टेटस देने का मतलब बिल्कुल साफ था कि अब हिंदुओं में भी फाड़ करने की का मंशा रहा होगा योगी जी वो उस समय नेहरू जी का। खैर, सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि ये पर्सनल लॉ कहाँ पर लागू होते हैं? पर्सनल लॉ लागू होते हैं सिविल के मामलों में, यानी कि शादी और सक्सेशन में। लेकिन अगर कोई यही मामला क्रिमिनल में डाल दिया जाए, तो फिर क्रिमिनल लॉ में हिंदू और मुसलमानों के कानून अलग-अलग नहीं, क्योंकि क्रिमिनल लॉ में अगर मुस्लिम लॉ लागू कर दोगे मुसलमानों के ऊपर, तो फिर लड़की छेड़ने की भी सज़ा मौत होती है, उसको घूरने की सज़ा आँखें निकाल लेना होता है। ऐसे बहुत सारे, यानी कि पत्थरों से मारना, सड़क पर लटकाना, ये अगर अगर क्रिमिनल लॉ लागू कर दिया जाएगा तो इसका बिल्कुल साफ मतलब है कि बहुत बड़ी आबादी मुसलमानों की प्रताड़ित हो जाएगी। तो उन्होंने बड़े सिस्टमैटिक तरीके से कहा कि सिविल लॉ तो हम अलग-अलग लेंगे, लेकिन क्रिमिनल लॉ सब पर लागू हो जाएगा। अब सवाल यहाँ पर पैदा होता है, प्रोविज़न ऑफ माइनर मैरिज एक्ट एक क्रिमिनल लॉ है जिसमें पनिशमेंट के प्रावधान हैं। तो फिर अगर क्रिमिनल लॉ में आता है, तो कैसे सिविल लॉ प्रिवेल कर सकता है? क्रिमिनल लॉ तो सबके ऊपर बराबर है। तो गुजरात हाई कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि जो प्रोविज़न ऑफ माइनर मैरिज है, वो लागू सब पर होगा। लेकिन उधर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा मुसलमानों को ऊपर मैरिज के मामले में कुछ नहीं होगा। केरला हाई कोर्ट ने एक बड़ा अच्छे मामले में कल 2-3 दिन पहले एक ऑर्डर किया। मामला था पॉक्सो का। लड़की की आयु 13 वर्ष की। 13 वर्ष की आयु में, 14 वर्ष की आयु में एक मुसलमान जो केरला का रहने वाला था, वो बंगाल में जाता है। बंगाल में उस लड़की के साथ जबरन वो शारीरिक संबंध बनाता है। 16 वर्ष की आयु में 2021 में उससे निकाह कर लेता है। उसके ऊपर लेकिन मुकदमा रेप का फाइल है कि उसने रेप किया है। केरला में उसके खिलाफ मुकदमा हो जाता है और केरला में जब उसके खिलाफ केस हो जाता है तो वो केरला हाई कोर्ट जाता है। केरला हाई कोर्ट में वो जमानत इस आधार पर मांगता है कि हमारे में तो साहब हमने हमारी शादी हो गई, प्यूबर्टी अटेंड करने के बाद, जिस लड़की ने प्यूबर्टी अटेंड कर ली यानी कि रजस्वला हो गई, तो उस रजस्वला के बाद वो उसके साथ सेक्सुअल ऑफेंस किया जा सकता है, वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। केरला हाईकोर्ट ने कहा पॉक्सो एक्ट एक क्रिमिनल लॉ है और इसका निकाह से कोई लेना देना नहीं है। पॉक्सो एक्ट एक क्रिमिनल लॉ है और इससे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से कोई मतलब नहीं, क्योंकि पार्टी ये कह रही थी कोर्ट में कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 15 साल की आयु के बाद लड़की के साथ निकाह वैलिड किया है और उसके साथ अगर निकाह हो जाता है तो किसी भी तरह से वो अपराध नहीं होता। हाई कोर्ट ने कहा ऐसा नहीं है। पॉक्सो एक्ट के तहत अगर आप माइनर लड़की के साथ सेक्सुअल ऑफेंस करते हैं, सेक्सुअल रिलेशन बनाते हैं, तो फिर वो जो पुरुष है वो उतना ही दोषी होगा जितना कि उसने मैरिज न की होती तो दोषी होता। पॉक्सो एक्ट एक क्रिमिनल लॉ है और आपने जो निकाह किया है उस निकाह से आप निकाह जरूर कर सकते हैं, लेकिन आप सेक्सुअल रिलेशन नहीं बना सकते। सेक्सुअल रिलेशन बनाने के बाद अगर लड़की ऑब्जेक्शन लगाती है तो फिर ये पॉक्सो एक्ट के तहत, यानी कि प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड ऑफेंसेस जो हमने बनाया है उसके तहत चाइल्ड सेक्सुअल रिलेशन के तहत तो हम अपराधी आपको मानते हैं। इसलिए उसकी बेल खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि निकाह कर लेने से, 15 वर्ष की आयु में निकाह कर लेने से, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कह देने से कानून में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी हो आपको बेल नहीं मिल सकती और ये प्योर रेप का मामला बनता है। मुझे लगता है एक अच्छा डिसीजन, एक अच्छी रीजनिंग, और कोर्ट ने जो भारतीय कानून है और पॉक्सो एक्ट जहां पर कहता है कि क्रिमिनल लॉ है, चाइल्ड मैरिज प्रोविजन एक्ट कहता है कि ये क्रिमिनल लॉ है। क्रिमिनल लॉ में किसी हिंदू और मुसलमान नहीं होता, क्रिमिनल लॉ सबके ऊपर लागू होता है। हालांकि मेरा मानना है कि जो बाकी के सिविल लॉज हैं या तो पूरे के पूरे मुसलमानों के लिए क्रिमिनल और सिविल सब लागू कर दो, और नहीं तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दो। यही एक उपाय है। कोर्ट का डिसीजन सर आंखों पर अच्छा डिसीजन, अच्छी पैरवी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।